तो आज सत्ता की शुरुआत एक ऐसी खबर से जिसके बारे में शायद हमारे बहुत से न्यूज मित्रों ने ना सुना होगा, ना ये खबर आपने कहीं पर देखी होगी। आप काशी के ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में जानते होंगे, आपने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं यूपी के बागपत में भी एक ऐसी जगह है जिसे लेकर धर्म युद्ध छिड़ा है और इस पर सिर्फ कुछ घंटे के बाद कोर्ट का एक बड़ा फैसला आने वाला है। यह जगह मौजूद है दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर दूर बागपत के बरनाबा में, जिसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं। जिस जगह पर विवाद है उसे हिंदू पक्ष पांडवों का लाक्षागृह बताते हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह मुस्लिमों का कब्रिस्तान है। कल इसी पर 53 साल बाद अदालत फैसला सुनाने वाली है। आज हमने इस खबर पर आपके लिए महाभारत के कुछ बहुत दिलचस्प अंश निकाले हैं, ऐतिहासिक तथ्यों से भरपूर सत्ता की कुंजी तैयार की है। लेकिन पहले समझिए यह विवाद कितना पुराना है और शुरू कैसे हुआ। यूपी में बागपत के बरनाबा में जिस जमीन को लेकर विवाद है वो 108 बीघा है। साल 1970 में मुकीम खान के शख्स ने वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी की हैसियत से मेरठ की कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था। मुकीम खान ने लाक्षागृह गुरुकुल के संस्थापक कृष्णदत्त महाराज को पक्षकार बनाया था और दावा किया था कि बागपत में जिस जगह को पांडवों का लाक्षागृह बताया गया, असल में वो शेख बदरुद्दीन की मजार है, जबकि हिंदू पक्ष यहां मिले साक्ष्यों के आधार पर इसे लाक्षागृह बताता है। अब इसी मामले पर 53 साल के बाद बागपत की जिला अदालत फैसला सुनाने वाली है। बड़ी बात यह है कि इस मामले के दोनों ही पक्षकार यानी मुकीम खान और कृष्णदत्त महाराज का निधन हो चुका है। हालांकि आज भी दोनों पक्षों के लोग कोर्ट में इस मामले की पैरवी कर रहे हैं और इसे लेकर अब तक अदालत में क्या तर्क दिए गए हैं वो भी आप समझ लीजिए। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह पांडवों का लाक्षागृह है, मुस्लिम पक्ष का कहना है यह मुस्लिमों का कब्रिस्तान है। हिंदू पक्ष के मुताबिक जिस जगह की बात हो रही है वो महाभारत काल का वर्णावृत है, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि यह वक्फ बोर्ड की जमीन है। हिंदू पक्ष का तर्क है कि लाक्षागृह में एक सुरंग भी है जिसे पांडवों ने बनवाया था, जबकि मुस्लिम पक्ष के मुताबिक लाक्षागृह के टीले पर शेख बदरुद्दीन की मजार थी। हिंदू पक्ष का कहना है कि यहां हुई खुदाई में जो साक्ष्य मिले हैं वो हजारों वर्ष पुराने हैं और हिंदू सभ्यता से जुड़े हुए हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि मुस्लिमों का कब्रिस्तान खत्म करके यहां हिंदू तीर्थ बनाने की कोशिश की जा रही है। इस खबर का सच जानने के लिए हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, लोगों से बात की, इतिहासकारों से चर्चा की। सबसे पहले हम आपको इस पर एक रील दिखाते हैं, फिर कुछ ऐतिहासिक कुंजी आपके सामने खोलेंगे। जितने भी सरकारी कागजात हैं सब हुए हमारे हक में 500-700 साल तक के। मानते हैं कि लाक्षागृह था और वो सुरंग जो है जो उससे ही पांडव निकले थे। वो तो उनकी खोदी है, और इनकी खोदी हम कैसे मान ले। मैंने 16 साल की उम्र थी मेरी जब खुदाई की थी। किसने कराई थी खुदाई? जो स्वामी जी थे वो उन्होंने कराई थी। नहीं सुरंग नहीं थी, वो नई ताजी खोदी। 5,500 वर्ष लगभग इसको हो चुके हैं और सारा संसार जानता है कि महाभारत की पार्ट रहा है। तो उस समय वारणावत नाम था इसका, बरनावा का। एक गांव बरनावा भी था जिसमें 5 गांव मांगे थे। वाघप्रस्थ वारणावत के अंदर लगभग 22 लाख की आबादी इसकी रही है। तो ये तो विश्व प्रसिद्ध है, इसमें तो संदेह ही नहीं है। सुरंग बनावटी अंदर है, वो तो जमीन के अंदर है, कच्ची सुरंग है, पक्की भी नहीं बनाई कि बनावटी बना ली हो। तो सुरंग वो असली है। में जो है मुगल काल में चेंज तो किया इन्होंने, लेकिन भूमि तो ये महाभारत काल की है। सबसे निचली लेयर पे गुफाएं हैं और सबसे उसी निचली लेयर पे ही पेंटेड ग्रेवियर के कल्चर के एविडेंस मिलते हैं। यानी कि इस गुफा के अंदर एक बार मैं भी गया था 8-10 साल पहले, इसमें भी पेंटेड ग्रेवियर उसकी वॉल्स में, उसकी मिट्टी की दीवारों में मिलता है। पेंटेड ग्रेवियर 5000 साल पुराने कल्चर सीक्वेंस का प्रतीक है।
तो आपने इस पूरी खबर में एक शब्द बार बार सुना होगा, लाक्षागृह। इसलिए पहले हम आपको बताते हैं ये लाक्षागृह होता क्या है। दरअसल ये एक तरीके का भवन होता है जो लाक्षा यानी लाख से बना होता है। लाख एक ऐसा पदार्थ है जो बहुत तेजी से आग पकड़ लेता है। इसी लाक्षागृह का जिक्र महाभारत की कथाओं में भी है, जिसके बारे में शायद आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा। महाभारत की कथा के मुताबिक दुर्योधन हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठना चाहता था, इसलिए दुर्योधन ने पांडवों के पूरे परिवार को जलाकर मारने के लिए एक साजिश रची थी। दुर्योधन ने अपने मंत्री पुरोधन से मिलकर एक लाक्षागृह बनवाया। इस लाक्षागृह को लाख, मोम, घी और तेल से मिलाकर बनाया गया, जिससे ये एक चिंगारी से भी जल उठे। इस लाक्षागृह का निर्माण वर्णावृत नाम की एक जगह पर किया गया, जिसे मौजूदा वक्त में वर्णावा भी कहा जाता है। इसके बाद दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के जरिए पांडवों को इस लाक्षागृह में रुकने का आदेश दिलवाया और फिर धृतराष्ट्र के कहने पर ही पांडव लाक्षागृह में ठहरने आ गए। वैसे इस पूरे विवाद में एक सुरंग का भी जिक्र किया गया है और हिंदू पक्ष की ओर से दी गई दलीलों में भी इस सुरंग को लेकर तर्क दिए गए। इस वक्त हम आपको उसी सुरंग की एक तस्वीर दिखा रहे हैं जो बागपत के लाक्षागृह में मौजूद है। दावा किया जाता है कि इस सुरंग को पांडवों ने ही बनवाया था, लेकिन इसका निर्माण लाक्षागृह में करवाया क्यों गया, इसे लेकर भी एक दिलचस्प कहानी। महाभारत की कथा में भी इस बात का जिक्र है। जब पांडवों को पता चला कि दुर्योधन ने उन्हें जलाकर मारने के लिए लाक्षागृह बनवाया है, तो पांडवों ने भी लाक्षागृह के अंदर एक सुरंग का निर्माण करवाया। जब दुर्योधन की साजिश के तहत लाक्षागृह में आग लगवाई गई, तो पांडव उसी सुरंग से बचकर बाहर निकल गए। हम आपको इस सुरंग पर भी एक एक्सक्लूसिव रील दिखा देते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरनावा में लाक्षागृह जो टीला है, उस टीले के भीतर जो सुरंग मौजूद है, ये मैं उस सुरंग के ठीक भीतर मौजूद हूं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि यही वो सुरंग है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि हजारों साल ये पुराना सुरंग है। और जब महाभारत काल के दौरान जब लाक्षागृह जब पांडवों को जलाने की कोशिश हुई थी, तो उस लाक्षागृह कांड में यही वो सुरंग है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसी सुरंग के जरिए पांडव सुरक्षित लाक्षागृह से बाहर निकले थे। और इसे लेकर ये लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से, चूँकि इस मामले को लेकर अदालत में विवाद चल रहा है, इस टीले पर मुस्लिम पक्ष के लोग भी दावा कर रहे हैं, लेकिन हिंदू पक्ष की ओर से जो दावा किया जा रहा है उसमें इस सुरंग की बड़ी भूमिका है। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है ASI, उसने भी इस जगह की खुदाई की है, उसने भी जांच किए हैं, उसने भी अपने तथ्य प्रस्तुत किए हैं। इन सब के बीच मैं ये कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने का कि देखिए ये वही सुरंग है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल पांडवों ने लाक्षागृह से बचने के लिए किया था। और सत्ता की अगली खबर एक हाई वोल्टेज विरोध प्रदर्शन वाले वीडियो से शुरू करते हैं। ये महज एक वीडियो नहीं बल्कि POK यानी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में परिवर्तन के वो संकेत हैं जो आज पाकिस्तान के हुक्मरानों को सोने नहीं देंगे, क्योंकि POK में अब पानी सिर से ऊपर आ चुका है। एक्टिविस्ट और POK में मानवाधिकार की बात करने वाले शब्बीर चौधरी ने दावा किया है कि POK में नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। मुजफ्फराबाद में ये नारे लगाए जा रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहो कि हमें आज़ादी दिलाएं, हमारी आत्माओं को बचाएं, हम भूख से मर रहे हैं, कृपया यहां आएं और हमारी मदद करें। ये तस्वीर सिर्फ पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की जो ज़मीन के हालात हैं वही नहीं है। हम आपको एक बार वो तस्वीर दिखा देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये सिर्फ पाकिस्तान की सेना के जुल्म को ही बयान नहीं कर रही हैं, बल्कि ये भी बता रही हैं कि POK में अब पाकिस्तान के खिलाफ नई क्रांति का आगाज हो चुका है। POK के लोगों को पाकिस्तान से तुरंत छुटकारा चाहिए। POK में पिछले कई दिनों से जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। महंगाई, बिजली संकट से परेशान लोग अब नारेबाजी कर रहे हैं। POK की परेशानियों का कोई समाधान नहीं है और वो लगातार बढ़ती जा रही है। हमने POK का एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया है ताकि आपको POK की पूरी पिक्चर स्पष्ट रूप से दिखाई दे। विश्व बैंक के अनुसार इस समय POK में 58% लोग भयानक गरीबी से जूझ रहे हैं। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ही साक्षरता दर कम है, लेकिन POK में तो ये मात्र 42% ही है। POK का रोड नेटवर्क खराब है, बिजली और पानी की किल्लत है। यहाँ बेरोजगारी दर 25% के आसपास है। महंगाई आसमान छू रही है। अगस्त में महंगाई दर 27.5% थी। खाने की चीजों के दाम 38.5% बढ़ चुके हैं।
ईंधन के दाम 32.5% बढ़े हैं और बिजली के दाम भी 15% बढ़ चुके हैं। बिजली कटौती पीओके की बड़ी समस्या है। पीओके के कई इलाके तो 18 घंटे तक बिजली कटौती को झेल रहे हैं। अंधेरे में डूबे इलाकों में बैठे हैरान परेशान लोग अब सारी उम्मीदें छोड़ चुके हैं। वो सड़कों पर, मीडिया पर, इंटरनेट पर हर जगह विरोध की आवाज उठा रहे हैं और उनके बीच चर्चाएं चल रही हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई लीडर उनके पास होता तो उनकी ये हालत नहीं होती। कई लोग तो पीएम मोदी से मदद की अपील कर रहे हैं कि भारत उनके दुखों का अंत करे और पाकिस्तान के अवैध कब्जे से उन्हें आजाद करवा दे। कूटनीति की दुनिया में चीजें इस तरह नहीं होती, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि जन भावना प्रबल हो तो नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। वैसे भी पीओके को लेकर भारत का एजेंडा एकदम क्लियर रहा है। अलग अलग मंच और मौकों पर पीएम मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक पीओके का जिक्र किया है उन्होंने, जो पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? हमें दुनिया के बराबरी करना। हमने बहुत सारा समय हमारा इंडिया पाकिस्तान में खराब कर दिया। अरे वो अपनी मौत मरेगा भी, उसको छोड़ दो, हम आगे निकल चले। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है। वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. पाकिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का। तो पाकिस्तान के सामने कूटनीतिक मुसीबतों की एक पूरी की पूरी वेब सीरीज है, जिसके कई एपिसोड हैं और हर एपिसोड में पाकिस्तान के लिए बर्बादी और भारत के लिए उज्जवल भविष्य का संकेत है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 के मंच पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जो मिले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से, और जब उन्होंने हाथ मिलाया तो उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों का हाथ थाम लिया। यह अपने आप में एक बड़ा कूटनीतिक संदेश था। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। पीएम मोदी और क्राउन प्रिंस के बीच जो केमिस्ट्री है, उसका असर दुनिया के बड़े मंचों पर भी दिखाई दे रहा है। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन समाप्त हो चुका है। सम्मेलन में शामिल नेता वापस लौट चुके हैं, लेकिन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस आज दिल्ली में रहे और द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लिया। वो 100 बिजनेसमैन और 7 मंत्रियों के डेलीगेशन के साथ भारत आए हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसमें एनर्जी सेक्टर और चीन के BRI के जवाब में कॉरिडोर बनाने के प्लान जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। पीएम मोदी ने खाड़ी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर विशेष तौर पर जोर दिया और इसमें सऊदी अरब पर उनका फोकस रहा। वो 2016 और 2019 में सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं, कई समझौते कर चुके हैं। इस्लामिक देशों पर सऊदी अरब का बड़ा प्रभाव है। इसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान को किनारे करने का प्लान अब असर दिखा रहा है। 2019 में भारत यात्रा के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का यह दूसरा दौरा है। सऊदी प्रिंस के पास पाकिस्तान के लिए समय नहीं है। हाल ही में उनका इस्लामाबाद यात्रा रद्द हुई थी। ऐसे में पाकिस्तान के कई लोग अपनी ही हुकूमत का मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि भारत के लिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के पास टाइम ही टाइम। तो ना पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ठीक है, ना राजनीतिक स्थिति, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं के दिमाग में अपने देश से ज्यादा भारत का नाम बसा हुआ है। G20 के जिस आयोजन की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, वो पाकिस्तान के लिए कोई खास महत्व की बात नहीं है। हालांकि दरअसल पाकिस्तान छिप छिप कर भारत की तारीफों से भरी खबरें पढ़ रहा है, G20 के शानदार वीडियोस देख रहा है और ईर्ष्या के कारण उसका बुरा हाल है। हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसने पाकिस्तान के हुक्मरानों का सुख, चैन,
सब छीन लिया। तो पीएम मोदी का G20 वाला वीडियो एल्बम आपने देख लिया। अब पाकिस्तान का दर्द देखते हैं, जिसे पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव अब्दुल बासित सामने लेकर आए हैं। अब्दुल बासित ने एक ट्वीट किया जिसमें पाकिस्तान की खिसियाहट, बौखलाहट और दर्द सब कुछ सामने आ गया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, पिछले वर्ष ये इंडोनेशिया था, इस वर्ष भारत, अगले वर्ष ब्राजील होगा। भारत द्वारा G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने में क्या खास है? जरूरत से ज्यादा प्रचार है। यहां तक कि G20 भी आने वाले वर्षों में अपनी प्रासंगिकता खो देगा। भारत को खाड़ी और यूरोप से जोड़ने वाले प्रस्तावित गलियारे दिन में देखे जाने वाले सपने ही रहेंगे। वैसे तो पाकिस्तानी नेताओं और वहां की सेना ने अपने देश को दुनिया में एक अप्रासंगिक देश बना दिया है, जिसकी जरूरत आतंकवादियों से ज्यादा किसी को नहीं है। ऐसे में वहां के नेताओं की बात को बहुत गंभीरता से लेने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी वो हमारा पड़ोसी है, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसे समय समय पर ज्ञान की डोज दी जाए। इसलिए हम पाकिस्तान से कहना चाहते हैं कि आप ना G20 के सदस्य हैं और ना आपकी ऐसी स्थिति है कि आप भविष्य में इसके सदस्य बन पाएंगे। तो G20 अपनी प्रासंगिकता खो देगा या नहीं खोएगा, इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। दूसरी बात, G20 में एक साथ 19 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 9 विशेष आमंत्रित देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुख शामिल हुए थे। इतने बड़े बड़े नेताओं की मेजबानी ना पाकिस्तान ने कभी की है और ऐसा लगता भी नहीं कि वो कभी कर पाएगा। तो भारत की मेजबानी के बारे में निचले स्तर की बात करके उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। तीसरी बात यह कि अब्दुल बासित को खुद से पूछना चाहिए कि आखिरी बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति कब पाकिस्तान आए थे। वो वर्ष 2006 था, जब सिर्फ 24 घंटे के लिए जॉर्ज बुश पाकिस्तान गए थे, जबकि वर्ष 2000 से हर अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आते हैं। बराक ओबामा तो 2-2 बार भारत आ चुके हैं। और चौथी बात, G20 कितना बड़ा आयोजन है ये समझना है तो अपने देश की जनता से पूछ लीजिए। वैसे पाकिस्तान G20 का आयोजन तो नहीं कर सकता, लेकिन वो चाहे तो T20 यानी टेररिज्म 20 का आयोजन आधिकारिक रूप से जरूर कर सकता है। वैसे गैर आधिकारिक रूप से तो पाकिस्तान में साल भर आतंकवादियों वाला T20 तो चलता ही रहता है। भारत में हुए G20 में दुनिया के बड़े बड़े नेता आए, लेकिन पाकिस्तान अगर टेररिज्म 20 का आयोजन करे तो उसमें बड़े बड़े कुख्यात आतंकवादी शामिल हो सकते हैं, जैसे हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, जकीउर रहमान लखवी, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन वगैरह वगैरह। वहां की सरकार का अनुमान है कि पाकिस्तान में कम से कम 8000 आतंकवादी पूरी शान और शौकत के साथ अपना काम कर रहे हैं, लोगों का खून बहा रहे हैं। यूं ही नहीं, पाकिस्तान को इस वजह से आतंकिस्तान कहा जाता है। भारत में G20 में तालियों से स्वागत हुआ था। पाकिस्तान ने टेररिज्म 20 किया तो उसमें गोलियों से स्वागत होगा। G20 में कोणार्क चक्र दिखाया गया था, लेकिन पाकिस्तान के पास दिखाने को आतंकवादियों की AK-47 ही है। G20 में दुनिया के आर्थिक विकास पर चर्चा हुई, लेकिन पाकिस्तान ने टेररिज्म 20 का आयोजन किया तो आतंकवादियों के विकास पर ही चर्चा होगी। यही वजह है कि वहां की जनता का झुकाव भारत की ओर लगातार बढ़ रहा है। और सत्ता में अब बात करते हैं भारत के स्वदेशी हथियारों की सत्ता की, जिसमें गर्व है, शौर्य है और दुश्मनों को जमींदोज करने वाली अचूक ताकत है। भारतीय सेना की ओर से जम्मू में बंदूक और ड्रोन्स का मेला लगा है। 11 से 13 सितंबर तक चल रहे इस कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक मेड इन इंडिया हथियारों को दिखाया जा रहा है। इनमें सबसे खास है बुलेट प्रूफ हेलमेट, जिसका नाम है ACH-1038T।
ये ऐसा हेलमेट है जिसमें AK-47 की गोलियां भी नहीं उसको भेद सकती। इसके अलावा टैक्टिकल कॉम्बैट रोबोट जो जंग के समय में घायल जवान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में कारगर साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, ऐसे ड्रोन को भी दिखाया गया है जो 25 मीटर के दायरे में सब कुछ तबाह करने की ताकत रखते हैं। इसके अलावा सर्विलांस वो ड्रोन हैं जो 15 किलोमीटर के दायरे में दिन रात जासूसी कर सकते हैं, अंधेरे में भी दुश्मनों को पहचान सकते हैं। अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान में बने ऐसे हथियारों की डिमांड दूसरे देशों में भी बढ़ रही है। 120 सेकंड की रील में स्वदेशी हथियारों की अब सत्ता देखिए। अब हम आपको दुनिया की पहली ऐसी हेलमेट दिखाएंगे जो AK-47 के बुलेट्स को भी रोक सकती है। खासियत इसकी ये है, ये मेड इन इंडिया है। ये दुनिया की पहली ऐसी हेलमेट है जिसकी खासियत ये है कि ये AK-47 के 5 राउंड को रोक सकती है। कामाकाजी ड्रोन दिखा रहे हैं। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये कामाकाजी ड्रोन है। अगर इसकी पेलोड की बात की जाए, तकरीबन 6 किलो तक का पेलोड जो है ये कामाकाजी ड्रोन अपने साथ लेके उड़ सकता है। इस समय जो आप इक्विपमेंट देख रहे हैं इसका नाम है लोरोस, और इस इक्विपमेंट की अगर बात की जाए, इसकी खासियत की बात की जाए, ये एक सर्विलेंस डिवाइस है और जो मेड इन इंडिया है। खासियत की अगर बात की जाए, ये तकरीबन 20 किलोमीटर तक के एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स और एक्चुअल लोकेशन जो है वो टारगेट की बता सकती है। ये जो आप पूरा एक सोल्जर का देख रहे हैं, ये एक इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सर्विलेंस सिस्टम है। ये कई सिस्टमों को मिला के बनाया गया सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है। अब इसमें जैसे आप देख रहे हैं, एक सर्विलेंस सिस्टम है, जो कैमरा है जो भी बॉडी पे लगा है, ये आप हेलमेट पे माउंट कर सकते हैं। इसमें रेडियो पे बात करने के लिए PTT है। इसमें एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है जो कि मात्र 450 ग्राम का, इस देश में इससे हल्का शायद कोई रेडियो नहीं होगा। और अब एक सवाल, क्या देश में पेट्रोल डीजल की सत्ता खत्म हो जाएगी? क्या भारत में वो दिन आएगा जब पेट्रोल डीजल की दुकानों पर या कहें कि पेट्रोल पंप पर ताला लग जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने TV9 के स्पेशल शो N5 में बड़ा ऐलान किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वो देश में पेट्रोल डीजल की ज़रूरत को ख़त्म कर देना चाहते हैं। उनकी इस बात को 2 तरीके से देखा जा सकता है। पहला कि पेट्रोल डीजल को बंद करने की शपथ पे उत्साह का टैंक फुल है, क्योंकि जनता और सरकार की जेब के लिए ये फायदेमंद रहेगा। दूसरा एंगल ये कि पेट्रोल और डीजल वाली लॉबी का टैंक क्या वाकई खाली हो जाएगा? क्या पेट्रोल डीजल पर निर्भरता को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? अगर ये होगा तो होगा कैसे? वैसे इसके लिए देश में नितिन गडकरी बायोफ्यूल वाली प्रोटोटाइप गाड़ी लॉन्च कर चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बायोफ्यूल अलायंस बना रहे हैं। सुनिए आज इस मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा। इंडियन ऑयल के चेयरमैन से हुई, अभी वो इथेनॉल के पंप पुणे में 3 है। अब वो धीरे धीरे इथेनॉल के पंप खोल रहे हैं। इथेनॉल के पंप पे आप गाड़ी में इथेनॉल भरोगे 60 रुपये लीटर का। प्रदूषण नहीं के बराबर है। ये ग्रीन फ्यूल है, ये किसानों का फ्यूल है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव और पोल्यूशन फ्री। वो अब दिन दूर नहीं है, 6 महीने में गाड़ियाँ मार्केट में आएगी, स्कूटर और मोटरसाइकिल्स आएगी, 2 व्हीलर्स आएंगी, ऑटो रिक्शा आएगी। और इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनेगा, विटामिन दाता बनेगा। और इतना ही नहीं, तो ब्राज़ील में अभी जो अलायंस हुए अपनी, तो ब्राज़ील में उनके एयरफोर्स के फ्लाइट 22% इथेनॉल एविएशन फ्यूल में डालकर चलते हैं। ये जो लॉबी है पेट्रोल और डीजल की, काफ़ी मजबूत लॉबी है। इनकी दुकानदारी बंद कर रहे हैं आप, तो इनको नुकसान आपको ये परेशान नहीं कर रहे हैं ये लोग? मुझे तो ये दुकान पूरा बंद करना है। दैट इज़ मेरे लाइफ का मिशन है। मैं ये बोल चुका हूँ कि मैं लाइफ में जिस दिन पेट्रोल डीजल के पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, पूरा इनका बैंड बाजा बज जाएगा, वो देश के इतिहास का सुखी अच्छा दिन होगा। प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और लोग भी खुश होंगे। और 18 लाख करोड़, एक मिनट, ये 18 लाख करोड़ देश के इकोनॉमी में जाएंगे।
और अब देश की बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते हैं सत्ता टॉप 9। प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे। कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। एमपी के बीना में पेट्रोकेमिकल्स रिफाइनरी की आधारशिला रखने के बाद छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के दौरे पर गए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में विकास रोकने का काम किया। 20 साल पहले किसानों को 15-16% ब्याज देना पड़ता था, बीजेपी सरकार ने शून्य कर दिया है। हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया। राहुल ने कहा कि मैंने गीता, उपनिषद जैसी कई किताबें पढ़ी हैं। बीजेपी जो करती है उसमें हिंदुत्व जैसा कुछ भी नहीं है। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर महामंथन जारी है। इंडिया गठबंधन के लगभग सभी दल अलग अलग मैराथन बैठक कर रहे हैं। 13 सितंबर को कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक से पहले सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय है। बिहार में इंडिया गठबंधन में 6 पार्टियां हैं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने राबड़ी देवी के साथ बाबा बासुकीनाथ धाम में पूजा अर्चना की। दर्शन करने के बाद लालू यादव ने कहा कि देश में बहुत अत्याचार बढ़ गया है। लालू ने कहा कि हमने भगवान से कामना की है कि देश को बदलिए और इंडिया गठबंधन को विजय बनाइए। इंडिया जो संगठन बना है उसको विकसित बनाइए। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे नाथूराम मिर्धा की पोती ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गई। मिर्धा ने राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। उनके साथ पूर्व आईपीएस सवाई सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस के बीच लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन लगभग तय है। गठबंधन को लेकर एचडी देवगौड़ा ने कहा कि बीजेपी से बातचीत चल रही है। सीटों को लेकर दोनों पार्टियों के बीच जल्द फैसला हो जाएगा।